नमस्ते। क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो बैठा है? हैज़ द नॉन-अलाइनमेंट मूवमेंट नाउ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड? एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा रूस जैसे दो महाशक्तियों के मध्य उपजा व्यावसायिक संघर्ष था जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस आदि देशों की औपनिवेशिक चंगुल से छुटकारा पाने वाले विभिन्न नवस्वतंत्र राष्ट्र थे। ये नवस्वतंत्र राष्ट्र अभी अपनी इस नई दुनिया को संभालने में जुटे ही थे कि इनके सामने एक और बड़ी व निकट समस्या मुँह बाएं खड़ी थी। यह समस्या थी दुनिया का दो धड़ों में बंटना। ये दोनों धड़े न केवल वैचारिक स्तर पर विपरीत ध्रुवों पर थे, बल्कि इनके बीच शक्ति को लेकर अंदरूनी प्रतिस्पर्धा भी मौजूद थी। ऐसी स्थिति में नवस्वतंत्र देश पर यह दबाव था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति से जुड़ जाए, ताकि वह दूसरी महाशक्ति के गुटों के प्रभाव से बच सके। इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन नवस्वतंत्र देशों के पास सीमित संसाधन थे। इन्हें अपने विकास के लिए भी विकसित देशों से सहायता की आवश्यकता थी। ज़्यादातर इन दोनों महाशक्तियों में से किसी एक में शामिल होना अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हितकर मानते थे। शीत युद्ध के दौर में नवस्वतंत्र हुए राष्ट्रों के सामने स्थिति कुछ ऐसी ही थी। ये अपनी सुरक्षा के लिए या तो अमेरिका जैसी पूंजीवाद महाशक्ति के साथ जुड़ जाए अथवा सोवियत संघ जैसे समाजवादी गुट में शामिल हो जाए। इसके अलावा ये राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता एवं प्रशासनिक स्तर पर शैशवावस्था में थे। ऐसे में इनका किसी एक गुट में शामिल होना न केवल अपनी स्वतंत्रता को ही दांव पर लगाना था, बल्कि दृष्टिकोण से इन्हें अपनी वैकासिक गतिविधियों को और धीमा करना था। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने इन दोनों की ही गुटों से निरपेक्ष रहने का फैसला किया। इसका सीधा मतलब था ये राष्ट्र न तो किसी के पक्ष में थे न किसी के विरोध में। इन दोस्तों ने इसे लेकर अपने आपस में कई बैठकों का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रिजनी द्वीप पर एक संगठन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकार्नो, मिस्र के गमल अब्दुल नासिर तथा घाना के क्वाम नक्रुमाह थे। वर्तमान में इस संगठन में कुल 120 सदस्य देश शामिल हैं। दरअसल गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों का संघ है जो शीत युद्ध के दौर में उत्पन्न हुई दोनों महाशक्तियों अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। इन राष्ट्रों का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सुरक्षा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना और संगठन में शामिल देशों को साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लवाद तथा उपनिवेशवाद के अन्य उपकरणों जैसे आधिपत्य, वर्चस्व, हस्तक्षेप आदि सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा ये देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण के लिए भी ऐसा चाहते थे कि इन गुटों से निरपेक्ष रहे। अगर कोई नवस्वतंत्र देश किसी गुट में शामिल होता तो बहुत संभावना थी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर उसकी नीतियाँ उन्हीं सूत्रों में से परिचालित होती। साथ ही वे देश विकसित देशों के साथ बराबरी के व्यवहार में भी नहीं आ पाते। नाम में शामिल देश एक दूसरे के सहयोग एवं समन्वय से अपने सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक निरपेक्ष गुट के रूप में ये देश यूएनए जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठा सकते थे और तृतीय विश्व युद्ध की ज़रूरतों के अनुसार उनकी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। अपने इन उद्देश्यों के नाम ने बहुत हद तक सफलता पाई। नाम ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और अवधारणीय विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त कर वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया। इसने यूएनए की वर्तमान संरचना एवं शक्ति केंद्रीकरण की आलोचना करते हुए इसे संरचनागत सुधार के लिए सिफारिश की। इसके द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुधारों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नीति निर्णयन में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना था। इसके अलावा इसने यूएसए की ईरान पर चढ़ाई को लेकर अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना भी की। इसने दक्षिण सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों के अन्य संगठनों के साथ कई मोर्चे पर सहयोग भी किया। इसके अलावा बात चाहे निःशस्त्रीकरण की हो या मानवाधिकार अथवा सांस्कृतिक विविधता की, नाम ने हर स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाई। लेकिन अब समझना यह भी है कि जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन से लेकर वर्तमान दौर तक वैश्विक नीतियों में एक व्यापक परिवर्तन आया है, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितना प्रासंगिक रह गया है। चूँकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य दो महाशक्तियों के गुटों के निष्पक्ष रहकर विकास कार्यों का ध्यान देना था, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक स्तर पर शक्तियों के विभिन्न रूप उभर रहे हैं, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ रह जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया और विश्व अमेरिका
विश्व अमेरिका के पक्ष में एक ध्रुवीय होने लगा। आगे चीन तक तथा भारत जैसे विकासशील देशों के उभारने तथा वैश्वीकरण से अपेक्षित आशाओं के टूटने के कारण विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिबद्धताएं बदली तथा विदेश नीतियां बहुत हद तक आर्थिक नीति से निर्धारित होने लगी। रूस जैसा भारत का मिस्र देश पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने तक लगा तो भारत ने भी अमेरिका की तरफ अपना झुकाव जाहिर किया। अमेरिका जैसे देश ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों के कारण पेरिस एग्रीमेंट तथा TPP से पैर वापस खींच लिए तो विश्व व्यवस्था में उपजे इस निर्वात को भरने के लिए चीन और भारत ने भी अपनी नीतियां बदली। भारत ने पारंपरिक लीग से हटकर इजराइल के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की तो जापान के साथ भी बड़ा निवेश समझौता किया। इस प्रकार देखें तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति या गुट नहीं रह गया जो वैश्विक नीतियों को बड़े स्तर पर प्रभावित करता। कुल मिलाकर विश्व का स्वरूप अब द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय न होकर बहुध्रुवीय हो गया। अब सवाल यह है कि बहुध्रुवीय होते विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रह गई है। अब जब विश्व के समक्ष महाशक्तियों के टकराव से इतर कई अन्य प्रमुख मुद्दे उभरे हैं, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व रह जाता है। आज विश्व में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आतंकवाद जैसी समस्या प्रमुखता से सामने आ रही है। ऐसे में एक समूह के रूप में गुटनिरपेक्षता महत्वहीन अवधारणा मालूम होती है। भारत के विदेश सचिव रहे जगत सिंह मेहता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता पर बात करते हुए कहा कि नाम का उद्देश्य यह था कि हमें अपने देश की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्त हो। ऐसे में जब आज का वर्तमान विश्व इस स्थिति में पहुंच ही चुका है, आज सभी राष्ट्रों को सहयोग मिल रहा है, तो हमें क्यों न इसे समाप्त कर देना चाहिए। अब जब दुनिया महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठ चुकी है तो इन आंदोलनों को अब समाप्त कर दिया जाना ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। अगर हम ठहर कर विचार करें तो क्या वाकई गुटनिरपेक्षता की सार्थकता समाप्त हो गई है। यह सच है कि विश्व की स्थितियाँ और उनकी अपेक्षाएं बदली हैं, लेकिन क्या नाम ने उस अनुरूप अपने उद्देश्यों में परिवर्तन किया है। अगर वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है तो नाम के उद्देश्य में भी और बृहत्तर हुए हैं। यह जो अल्प विकसित और विकासशील तीसरे विश्व की दुनिया है, इसकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में मजबूती से रखने की जरूरत आज अधिक महत्वपूर्ण हुई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में इन देशों की समस्याएं अक्सर दब जाती है, जिन्हें प्रमुखता में लाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कई गुटनिरपेक्ष देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि आज की विश्व व्यवस्था में होने वाली प्रमुख परिवर्तन मुख्य रूप से उनके संघों के परिणाम है और ये देश इन परिवर्तनों के लिए इस आंदोलन को ही श्रेय देते हैं। यह न केवल हमारे लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज भी विकसित देशों द्वारा गरीब तथा अल्प विकसित देशों का शोषण किया जाता है। ऐसे में उनकी आवाज़ को उठाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा कायम रहेगी। साथ ही वैश्वीकरण के दौर में नाम ने अपनी भूमिका भी बदली है। अब नाम का मूल फोकस सदस्य देशों की सामाजिक आर्थिक चुनौती से निपटना है। यह विशेष रूप से इन समस्याओं को WTO और UN प्लेटफॉर्म पर उठाता रहता है। नाम ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों एवं सारणीय विकास लक्ष्यों को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के पक्ष में भी आवाज़ मजबूत करता है। इसके अलावा विदेश नीति के स्तर पर बात करें तो इसका मूल लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सदस्य देशों की स्वायत्तता को सुनिश्चित करना और यह ऐसा मामला है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। साथ ही यह बहुध्रुवीय विश्व के सिद्धांतों जैसे समानता, स्वायत्तता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ अग्रसर है। इसके अलावा नाम की सहायता से सतत विकास के लिए तय किए गए लक्ष्यों SDGs और MDGs की प्राप्ति के लिए आतंकवाद, नस्लवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा पर्यावरणीय हास्य, मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय आदि की दृष्टि से भी यह और भी प्रासंगिक हो गया है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भले ही आज ध्रुवीय विश्वीकरण व्यवस्था अथवा शीत युद्ध की समाप्ति हो गई हो, किंतु फिर भी आज इसके बदले वैश्विक परिदृश्य में अल्प विकसित गरीबी देशों की सुरक्षा के लिए लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने अथवा अन्य देशों के विकास के लिए तय किए गए प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति इत्यादि की दृष्टि से आज इसकी प्रासंगिकता घटी नहीं बल्कि कई अर्थों में बढ़ी है। यही कारण है कि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस समूह शामिल होना चाहते हैं। पहले जहां सिर्फ इसमें 20 से 25 देश ही थे, वहीं अब इसमें कुल देशों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है, केवल इस तरह के आधार पर कि जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था वो पूरा हो गया। इसके महत्व को खारिज कर देना सही नहीं। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ संस्थाओं और समूहों के उद्देश्य भी परिवर्तित होते हैं। अतः किसी ऐसी संस्था का समापन सिर्फ उद्देश्य अथवा वैश्विक बदलावों के आधार पर कर दिया जाना तार्किक नहीं कहा जा सकता। आज की इस वैश्विक व्यवस्था
में अपने सदस्य देशों के संरक्षण, पुनरुद्धार एवं एक मंच पर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं के विषय में व्यापक विचार विमर्श करने तथा उन समस्याओं से लड़ने के लिए समाधान निकालने के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमेशा प्रासंगिक रहेगा। थैंक यू।